पहला चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, एनसीईआरटी में चैप्टर 8 आपको ये दिया गया है क्लास 11th में। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, मेन पॉइंट। सेल की अगर हम बात करें बेटा, तो लिविंग में सेल पाई जाती है और नॉन लिविंग में सेल नहीं पाई जाती, आप सभी जानते हैं। अब जो लिविंग होते हैं, कुछ में एक सेल पाई जाती है, उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, जैसे अमीबा। और जिन ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी सेल पाई जाती है उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, जैसे ह्यूमन की बात करें। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैपेबिलिटी होती है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की और लाइफ के जितने इसेंशियल फंक्शन हैं उनको करने की। एक सेल से कम पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, लेकिन लिविंग सेल को पहली बार देखा था एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में की गई थी। टर्म सेल भी रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप जर्निके के द्वारा डिस्कवर किया गया था या इन्वेंट किया गया था, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन नॉल एंड रस्का के द्वारा किया गया था। स्टेनिंग का रिलेशन केमिस्ट्री से होता है और माइक्रोस्कोप का संबंध फिजिक्स से होता है। चूंकि हम बायो को पढ़ने के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इसे रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी या फिजिको केमिकल अप्रोच के नाम से जाना जाता है। सेल थ्योरी की बेटा हम बात करें तो सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट ने दी थी, श्लाइडेन एंड स्वान ने 1838-39 में ये थ्योरी दी थी। मैथियस स्लाइडेन जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने 1838 में बहुत सारे प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि प्लांट की बॉडी डिफरेंट टाइप की सेल से बनी होती है और सेल टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। थियोडोर इनमें ये एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने एनिमल और प्लांट दोनों पे रिसर्च किया था। एनिमल में इन्होंने बताया सबसे बाहर की कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और प्लांट में सबसे आउटर बाउंड्री सेल वॉल होती है। और सेल वॉल प्लांट का यूनिक कैरेक्टर है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। ये बात भी स्वान के द्वारा बताई गई। स्वान ने बताया कि प्लांट और एनिमल की जो बॉडीज होती हैं वो सेल और उनके प्रोडक्ट से मिलकर बनी होती हैं। स्लाइडेन और स्वान दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी और सेल थ्योरी ये बताने में फेल हो गई कि नई सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तब फिर आए रुडोल्फ विर्चो, जिन्होंने 1855 में बताया ऑमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब है न्यू सेल्स एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय द सेल डिवीजन। यानी सेल डिवाइड करती बात पहली बार किसने बताई? रुडोल्फ विर्चो के द्वारा बात पहली बार बताई गई। विर्चो ने स्लाइडेन एंड स्वान की हाइपोथेसिस को मॉडिफाई किया और सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप प्रोवाइड किया। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ये स्लाइडेन स्वान ने बताया था। एंड न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये बात रुडोल्फ विर्चो के द्वारा बताई गई। अब सेल के ओवरव्यू की बेटा हम बात कर लेते हैं। तो ओवरव्यू में जैसे हम अनियन पील की बात करें, ये प्लांट सेल, ह्यूमन चीक सेल एनिमल सेल का एग्जाम्पल हो जाएगा। दोनों ही सेल में सबसे बाहर अगर प्लांट सेल में देखो तो सबसे बाहर सेल वॉल, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन एनिमल सेल में सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि यहाँ पर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, जिसका जो पेरिफेरल पार्ट है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं और सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है। अब जिन सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जाता है उन सेल को यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, और जहां पर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है वहां पर उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल के नाम से जानते हैं। साइटोप्लाज्म को कहा जाता है मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल की बात करें, ईआर की बात करें, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। इसके अलावा जैसे माइक्रोबॉडी, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल केवल यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सभी सेल के अंदर पाया जाता है। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कोई भी ऑर्गेनेल कॉमन नहीं है। सेंट्रोसोम की बात करें तो सेंट्रोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो केवल एनिमल सेल में पाया जाता है और ये सेल डिवीजन में मदद करता है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करके। सेल शेप की अगर हम बात करें तो बेटा आरबीसी होते हैं राउंड एंड बाइकॉन्केव, डब्ल्यूबीसी अमीबॉयड, कॉलमनर एपिथेलियल सेल लॉन्ग और नैरो होती हैं, नर्व सेल लॉन्ग और ब्रांच्ड होती हैं, मेसोफिल सेल राउंड एंड ओवल होती है, ट्रैकिड इलोंगेटेड होती हैं। अगर शेप की बात करें तो शेप फंक्शन के आधार पे वेरी भी करता है। साइज की बात करें तो बेटा तो पीपीएलओ याद करना है 0.1 माइक्रोमीटर, माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर, सारे याद करने। टिपिकल बैक्टीरिया 1 से 2 माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोमीटर, ह्यूमन आरबीसी 7 माइक्रोमीटर, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल
10 से 20 माइक्रोमीटर। वायरस का साइज 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर है। ये वायरस का जो साइज है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है इसको, ठीक है। काफ़ी अच्छी तरीके से इसको आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट सेल की बात करें बेटा तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी सेल है, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग है, और लॉन्गेस्ट सेल का एग्जाम्पल है नर्वस सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी या बीजीए भी कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ यानी प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का साइज जनरली यूकैरियोटिक सेल से छोटा होता है, लेकिन इनमें सेल डिवीजन रैपिड होता है। जैसे ह्यूमन सेल में 24 घंटे में सेल डिवीजन होता है और ई कोलाई में 20 मिनट में सेल डिवाइड कर जाती है। शेप की बात करें तो कोकस का मतलब स्फेरिकल होता है, बैसिलस का मतलब रॉड शेप होता है, विब्रियम मतलब कॉमा शेप, और स्पाइरलम मतलब स्पाइरल सर्पिलाकार होता है। माइकोप्लाज्मा को छोड़कर बाकी सभी प्रोकैरियोट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और इनकी अगर हम सेल की बात करें तो कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता, इनका डीएनए नेकेड होता है जिसको जीनोमिक डीएनए कहते हैं, या सिंगल क्रोमोसोम भी कहा जाता है। कुछ बैक्टीरिया में प्लाज्मिड डीएनए भी हो सकता है, और जो प्लाज्मिड डीएनए बेटा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है, और ये बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये ट्रांसफॉर्मेशन को भी मॉनिटर करने का काम करता है। सेल एनवेलप और इसके मॉडिफिकेशन की अगर बात की जाए बेटा तो सेल एनवेलप में 3 लेयर होती हैं बेटा, है ना, 3 लेयर सेल एनवेलप में होती हैं। सबसे बाहर होती है ग्लाइकोकैलिक्स, मिडिल में सेल वॉल, और सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब जो सेल एनवेलप होती है बेटा, सेल एनवेलप में जो ग्लाइकोकैलिक्स है अगर वो लूज सीथ के फॉर्म में है तो उसे स्लाइम लेयर कहते हैं, और अगर थिक और टफ है तो इसे कैप्सूल कहा जाता है। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल बैक्टीरिया को सेप देती है और साथ ही प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरिया को अलग अलग इन्वायरमेंट में। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्रोकैरियोट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल नेचर की होती है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में। और प्रोकैरियोट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसका स्ट्रक्चर यूकैरियोट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही होता है। प्रोकैरियोट में अगर बात करें तो यहाँ पर मीजोसोम और क्रोमेटोफोर नाम की फोल्डिंग पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, और जो मीजोसोम है बेटा ये वेजिकल, ट्यूब्यूल या लैमेली के फॉर्म में हो सकते हैं। मीजोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया एनालॉगस होते हैं, यानी दोनों का काम सेम होता है। ये दोनों ही बेटा रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। क्रोमेटोफोर की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं। इनके अंदर बेटा पिगमेंट होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये मेन एनसीईआरटी आपको दी गई, इसी एनसीईआरटी से पॉइंट निकाल के मैंने आपको बताए हैं। यहाँ पर आप सेब भी देख सकते हैं जो एनसीईआरटी में आपको दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये एनसीईआरटी में साइजेस आपको दिए गए, ये भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद में, ठीक है। अब बात है सरफेस स्ट्रक्चर। अगर हम सरफेस स्ट्रक्चर देखें बेटा तो 3 तरह के सरफेस स्ट्रक्चर हैं, फ्लैजिला, पाइली और फिम्बरी। जो फ्लैजिला होते हैं बेटा, फ्लैजिला के 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी, और जो फिलामेंट होता है सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है। पाइली और फिम्बरी की बात करें बेटा तो पाइली और फिम्बरी सरफेस स्ट्रक्चर है, लेकिन इनका मोटिलिटी में कोई रोल नहीं है। इनका काम है अटैचमेंट में मदद करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम की बात करें तो ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों सेल में पाए जाते हैं, इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, और ये प्रोकैरियोट में 70s टाइप के होते हैं जो 2 सब यूनिट से बने होते हैं। स्मॉलर सब यूनिट 30s टाइप की होती है और लार्जर वाली 50s टाइप की होती है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का जो साइज होता है 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर होता है बेटा, और कई सारे राइबोसोम एक सिंगल एमआरएनए पर अटैच हो जाते हैं जिसे पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं, और ये ट्रांसलेट करते हैं एमआरएनए को प्रोटीन में। आरएनए वैसे 3 तरह के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। अब इंक्लूजन बॉडी की बात करें प्रोकैरियोट में तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, रिजर्व मटेरियल को स्टोर करने का काम करते हैं। 4 तरह के होते हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल एंड गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल आपको मिलेंगे 3 जगह पर, ब्लू ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, पर्पल नहीं पर्पल, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक सेल अब यहां से शुरू हो जाएगा, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल की बात करें बेटा तो यूकैरियोटिक सेल में प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट और एनिमल आ जाएंगे। इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, ठीक है, और इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। सेल की बात करें बेटा तो यहाँ पर कंपार्टमेंटलाइजेशन पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। प्रोकैरियोट में कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता है।
यूकैरियोटिक सेल में कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर सिलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट पाए जाते हैं। अब प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस देखें तो प्लांट सेल में सेल वॉल है, प्लास्टिड है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, और एनिमल सेल में तीनों चीजें नहीं है। सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम की बात करें तो एनिमल सेल में पाए जाएंगे और ज्यादातर प्लांट सेल में ये एब्सेंट होते हैं। क्लियर। अब आते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर 1950s में पता चला और ज़्यादातर स्टडीज ह्यूमन आरबीसी के ऊपर की गई हैं। ह्यूमन आरबीसी पर जब केमिकल स्टडी की गई तो इनसे पता चला कि ह्यूमन आरबीसी में प्रोटीन और लिपिड है, और लिपिड फास्फोलिपिड के फॉर्म में जो बाई लेयर के फॉर्म में अरेंज होती है। लिपिड मॉलिक्यूल में एक हेड और दो टेल होती है। हेड पोलर और हाइड्रोफिलिक होती है और टेल जो होती है बेटा नॉन पोलर, हाइड्रोफोबिक और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनी होती है। चूंकि हाइड्रोफोबिक तो इसे पानी से बचाना है और पानी से बचाने के लिए इसका अरेंजमेंट अंदर की तरफ होता है। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के आधार पर मेम्ब्रेन प्रोटीन दो तरह की होती है, इंटीग्रल प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन जो होती है बेटा वो अंदर धसी होती है और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को पेरिफेरल कहते हैं, किनारे किनारे प्रेजेंट होती हैं। कार्बोहाइड्रेट भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। ह्यूमन आरबीसी की मेम्ब्रेन में प्रोटीन 52% होती है और लिपिड 40% पाई जाती है। ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा 1972 में दिया गया था और इस मॉडल में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ईयर याद करना, और ये मॉडल किसने दिया था ये भी पूछा जाता है। लेटरल मूवमेंट प्रोटीन का होता है लिपिड बाइलेयर के अंदर, जिसे फ्लूइडिटी के टर्म में हम लोग मेजर करते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन के द्वारा जो मूवमेंट होता है उसमें सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी खर्च होती है जबकि पैसिव में एनर्जी खर्च नहीं होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरह का है, सिंपल एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल और फैसिलिटेटेड में डिफरेंस होता है कैरियर प्रोटीन का। कैरियर प्रोटीन का यूज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों में होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप और प्रोटॉन पंप, ये दो एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। वाटर का जो सिंपल डिफ्यूजन होता है उसे ऑस्मोसिस के नाम से जाना जाता है। चलिए अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल आपको प्लांट और फंजाई में मिलेगी। एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, जबकि प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर में सेल वॉल पाई जाती है और कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। सेल वॉल सेल को शेप प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन करने का काम करता है, अनडिजायरेबल मैक्रोमॉलिक्यूल के लिए बैरियर का काम करता है और सेल टू सेल इंटरेक्शन में मदद करता है। प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट में एल्गी की जो सेल वॉल है बेटा सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनस और मिनरल्स के द्वारा बनी होती। बाकी जो भी प्लांट बचे बेटा उन सभी की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन के द्वारा बनी होती है। क्लियर। अब जो प्राइमरी सेल वॉल होती है बेटा ये बाहर की तरफ होती है और इसके अंदर की तरफ सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन होता है। यानी प्राइमरी वॉल में ग्रोथ करने की क्षमता है और अंदर की तरफ सेकेंडरी वॉल बनती है। दो प्लांट सेल के बीच में मिडिल लैमिला पाई जाती है जो दो प्लांट सेल को आपस में चिपकाने का काम करती है। कैल्शियम पेक्टेट से बनी होती है। प्लाज्मोडेस्मेटा की अगर हम बात करें बेटा तो प्लाज्मोडेस्मेटा दो सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर होता है। अब आते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। बोलो स्वाहा। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में चार ऑर्गेनेल हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। ये चारों ही सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है बेटा और इनका जो फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की बेटा अगर बात की जाए, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम की अगर बात करें बेटा तो इन्हें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये बात भी खूब पूछी जाती है आपसे। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर की बात करें तो दो तरह का है, आरईआर एंड एसईआर बेटा। जो आरईआर है बेटा उसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, एसईआर पे राइबोसोम नहीं होते हैं। आरईआर का काम प्रोटीन सिंथेसिस है और एसईआर का काम लिपिड, ऑयल, फैट सिंथेसिस, स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन एंड कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस। बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेल प्रोटीन को ज्यादा बनाते हैं उनमें आरईआर काफी ज्यादा डेवलप होता है। गोल्जी बॉडी की बात करें, कैमिलो गोल्जी ने 1898 में इसकी डिस्कवरी की थी। इनकी यूनिट को सिस्टर्नी कहते हैं। 0.5 से 1 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है और इनमें सिस और ट्रांस दो फेसेस पाई जाती हैं। इनका काम है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड को बनाने, ग्लाइकोसाइलेशन करना या पैकेजिंग करने का काम करती हैं। ठीक है। तो इसको हम 5G से याद कर सकते हैं। जी फॉर गोल्जी बॉडी, जी फॉर ग्लाइकोसाइलेशन, जी फॉर ग्लाइकोसाइडेशन, जी फॉर द ग्लाइकोप्रोटीन, जी फॉर द ग्लाइकोलिपिड, और इन्हें पैकेजिंग ऑर्गेनेल के नाम से भी जाना जाता है। ये 5G यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब आते हैं लाइसोसोम की बात करते हैं। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और ये गोल्जी बॉडी के द्वारा पैकेजिंग से बनते हैं। इनकी जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम भरे जिन्हें हाइड्रोलेजेस कहा जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेजेस, न्यूक्लिएजेस, प्रोटीएजेस और लाइपेजेस। ये मैक्रोमोलिक्यूल को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं और ये
एसिडिक पीएच पर एक्टिव होते हैं, यानी 7 से कम पीएच पर एक्टिव होते हैं। इनके अंदर जो एंजाइम उन्हें हाइड्रोलेजेस कहा जाता है, जो क्लास 3 से बिलोंग करते हैं। वैक्यूल की बात करें तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, जिनकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है, और ये 90% वॉल्यूम सेल का ऑक्यूपाई कर सकती हैं। इनके अंदर वाटर, डिजॉल्व मटेरियल, पिगमेंट, कई सारी चीजें पाई जाती हैं, और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को अपने अंदर लेके आती हैं। अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल पाई जाती है बेटा। अमीबा प्रोटिस्टा किंगडम का मेंबर है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम करती है, जबकि फूड वैक्यूल डाइजेशन का काम करती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें बेटा तो इसको जेनस ग्रीन बी से स्टेन किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल पर डिपेंड करता है। आप कमेंट करके बताना कि कुछ स्पीड अगर कम ज़्यादा करनी हो, क्योंकि अभी तक 15 मिनट में हमने इतना टॉपिक कवर किया है। तो अगर आपको कुछ और डिटेल चाहिए तो बताइएगा, ठीक है। लेंथ की बात करें बेटा तो माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ 1 से 4.1 माइक्रोमीटर और डायमीटर 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होता है। एवरेज डायमीटर 0.5 माइक्रोमीटर होता है। अब यहाँ पर दो मेम्ब्रेन होती है बेटा। आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस होती है, इनर जो मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन डिसकंटिन्यूअस होती है, और उसमें फोल्डिंग पाई जाती है इनर मेम्ब्रेन में। दो कंपार्टमेंट बनते हैं, आउटर कंपार्टमेंट को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और इनर कंपार्टमेंट के अंदर जो भरा उसे मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर बेटा 70s राइबोसोम होते हैं, आरएनए होते हैं, और एक सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल पाया जाता है। क्लियर। इसके अंदर जो फोल्डिंग उन्हें क्रिस्टी के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया फिशन से डिवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एरोबिक रेस्पिरेशन करना, और इसके द्वारा एटीपी का फॉर्मेशन होता है। प्लास्टिड की बात करें बेटा तो प्लास्टिड यूग्लिनॉइड में और प्लांट सेल के अंदर पाई जाती हैं। इनका साइज बड़ा होता है, और पिगमेंट के आधार पर 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड पिगमेंट पाए जाते हैं, जो फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। क्रोमोप्लास्ट के अंदर फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट होते हैं, जो येलो, ऑरेंज या रेड कलर प्रोवाइड करते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं, जो स्टोरेज का काम करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये 3 तरह के होते हैं ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज करने वाले, एमाइलोप्लास्ट, एलेरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करते हैं, जैसे आलू खाते हैं आप, उसमें आपको मिलेगा। एलेरोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करता है, और एलायोप्लास्ट फैट एंड ऑयल को स्टोर करने का काम करता है। क्लियर बेटा। एक बार मैं चेक कर लूं वॉइस को, ठीक है, क्लियर एकदम ठीक। क्लोरोप्लास्ट की बात करें बेटा तो क्लोरोप्लास्ट में जो लेंथ होती है 5 से 10 माइक्रोमीटर, और विथ 2 से 4 माइक्रोमीटर होता है। इनका नंबर वेरिएबल होता है। क्लेमाइडोमोनास में 1 क्लोरोप्लास्ट, और मीजोफिल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है बेटा। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस उसे स्ट्रोमा कहा जाता है, और स्ट्रोमा के अंदर पाए जाते हैं थाइलाकॉइड, जो कि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये वाले है ना। और कई सारे थाइलाकॉइड जब एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाते हैं बेटा, तो इसी को ग्रेना का नाम दिया जाता है, और ग्रेना आपस में जुड़े होते हैं स्ट्रोमा लैमेली के द्वारा। इनके अंदर भी 70s राइबोसोम, आरएनए और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए के कई सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये शुगर और प्रोटीन सिंथेसिस दोनों को प्रोड्यूस करने की साइट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग राइबोसोम की बात करते हैं। राइबोसोम बना होता है आरआरएनए और प्रोटीन से। डिस्कवरी जॉर्ज पैलेट के द्वारा 1953 में की गई थी। प्रो कैरियोटिक राइबोसोम 70s टाइप का और यूकैरियोटिक 80s है, लेकिन यूकैरियोट में 70s राइबोसोम भी पाया जाता है। स्मॉलर सब यूनिट बेटा जो 70s राइबोसोम की वो 30s होती है, और लार्जर 50s होती है। 80s की स्मॉलर 40 और लार्जर 60 होती है। अब 40 और 60 मिलकर 80 होता है, 100 मत बना देना, और 30 और 50 मिलकर 70 होगा, क्योंकि एस को आप जोड़ नहीं सकते, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट या स्वेडबर्ग यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये इनडायरेक्टली डेंसिटी और साइज के बारे में बताता है। तो इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। साइटोस्केलेटन जो होते हैं बेटा फिलामेंटियस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर होते हैं 3 तरह के, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब इनके फंक्शन एम से याद करेंगे। एम फॉर मोटिलिटी, एम फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, एम फॉर मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। सिलिया और फ्लैजिला की बात करें बेटा तो इनका मोटिलिटी या लोकोमोशन में रोल होता है। सिलिया छोटे होते लेकिन ज्यादा होते हैं, फ्लैजिला बड़े होते लेकिन कम होते हैं। सिलिया चप्पू की तरह और की तरह काम करते हैं। स्ट्रक्चर अगर देखें तो बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको मिलेगी, उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट के फॉर्म में है, और सेंट्रल में 2 माइक्रोट्यूब्यूल सिंगलेट के फॉर्म में है। इसी को 9+2 के नाम से जाना जाता है। पेरिफेरल वाले आपस में जुड़े होते हैं इंटर डबलेट ब्रिज या लिंकर के द्वारा। सेंटर वाले आपस में ब्रिजेस से जुड़े होते हैं, और जो ये आपको सेंट्रल सीथ दिखाई गई है, सेंट्रल सीथ से और पेरिफेरल डबलेट से जोड़ने वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर रेडियल स्पोक है, और रेडियल स्पोक का नंबर 9 है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो 9+2 ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर, और 9+2 का मतलब क्या हो जाएगा 20, क्योंकि 9 यहाँ पर डबलेट के फॉर्म में है। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक फ्लैजिला का स्ट्रक्चर एकदम अलग होता है, ठीक है। अब सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल की बात करते हैं बेटा।
सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। एक सेंट्रोसोम का मतलब 2 सेंट्रियोल से होता है। ये एनिमल सेल में पाए जाते हैं, सेल डिवीजन में मदद करते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको रेडियल स्पोक मिलेगा, ये देखो ट्रिपलेट के फॉर्म में यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ट्रिपलेट के फॉर्म, सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता, इसे हब कहा जाता है। ये हब आपको लिखा हुआ है। जो पेरिफेरल वाले आपस में जुड़े होते हैं, आप देख सकते हैं, इंटर ट्रिपलेट ब्रिज के द्वारा, लिंकर के द्वारा, और पेरिफेरल ट्रिपलेट सेंटर से जुड़े होते हैं, ये हब से जुड़े होते हैं इस तरीके से रेडियल स्पोक के द्वारा। तो यहाँ पर हम लोग 9+0 ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं। 9+0 कितना हो जाएगा? 27, क्योंकि सेंटर में एब्सेंट और 9 जो है ट्रिपलेट के फॉर्म में। सिलिया फ्लैजिला के अंदर 20 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं और सेंट्रियोल के अंदर 27 होते हैं। सेंट्रोसोम पूछेगा तो 54 करोगे, क्योंकि एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल आ जाएंगे। अब सेंट्रियोल बेसल बॉडी बनाता है, जिससे सिलिया और फ्लैजिला बनते हैं, और सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर बनते हैं, जो सेल डिवीजन के समय स्पिंडल एपरेटस बनाते हैं एनिमल सेल में। क्लियर? अब न्यूक्लियस की बेटा अगर हम बात करते हैं, न्यूक्लियस में यहां पर अगर आप देखें तो अगर सेल डिवाइड करें तो न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमोसोम मिलेंगे, और नॉन डिवाइडिंग सेल है तो वहां पर क्रोमैटिन मिलेगा। क्रोमैटिन की बात करें तो उसमें डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियोलस की बात करें बेटा तो न्यूक्लियोलस एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और राइबोसोमल आरएनए बनाते, बहुत पूछा जाता है। अगर कोई सेल प्रोटीन बनाने में ज्यादा इन्वॉल्व है तो वहां पर एक से ज्यादा और ज्यादा बड़े साइज में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नॉर्मली एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन कुछ सेल ऐसी जिनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जैसे सिंसाइसियम और सिनोसिटिक कंडीशन। कुछ सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट भी होता है, जैसे मैच्योर मैमेलियन आरबीसी हो गई, सीयू ट्यूब सेल हो गई, जो कि फ्लोएम में पाई जाती है, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस सेल के सभी फंक्शन को कंट्रोल करता है, और इसका जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। हमारी सेल के अंदर 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है, जो 46 क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। क्रोमोसोम की बात करें बेटा तो क्रोमोसोम में यहाँ पर एक क्रोमेटिड आपको दिखाई गई, यहाँ पर 2 सिस्टर क्रोमेटिड आपको दिखाई गई हैं, और ये जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड आपको दिखाई गई बेटा, ये सेंट्रोमियर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। इस सेंट्रोमियर के सरफेस पे 2 डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पाए थे, जिन्हें काइनेटोकोर कहा जाता है, और कुछ क्रोमोसोम में एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद वाला जो हिस्सा होता है उसे सेटेलाइट कहते हैं। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कुछ क्रोमोसोम में पाए जाते हैं कांस्टेंट लोकेशन पर और नॉन स्टेनिंग होते हैं, जबकि प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन की लोकेशन फिक्स नहीं होती है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को सेंट्रोमियर कहते हैं, और सेंट्रोमियर की पोजीशन फिक्स नहीं, इसकी पोजीशन चेंज करने की वजह से 4 तरह के क्रोमोसोम होते हैं, मेटा, सब मेटा, एक्रो और टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में मिडिल सेंट्रोमियर होता है, जिससे इक्वल आर्म बनती है। सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल, जिससे एक लॉन्गर और एक शॉर्टर आर्म बनती है। शॉर्टर आर्म को पी कहा जाता है, लॉन्गर आर्म को क्यू के नाम से जाना जाता है। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम बेटा जे शेप के होते हैं ना, और इनमें जो सेंट्रोमियर है क्लोज टू एंड आ जाता है। नीट 22 में सारे सवाल पूछे गए थे। इससे एक वेरी शॉर्ट और एक वेरी लॉन्ग आर्म बन जाते हैं। और टीलोसेंट्रिक में टर्मिनल सेंट्रोमियर होता है, जो कि आई शेप का होता है। माइक्रोबॉडीज की बेटा बात करें तो माइक्रोबॉडी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, जिनके अंदर एंजाइम होते हैं, और ये प्लांट और एनिमल दोनों सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बोलो स्वाहा।